बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने वाले हैं जी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का कंटेंट है बुक नंबर 1 में से। अगर हम इसके कंटेंट देखें तो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद है नेक्स्ट जी आइसोटोप, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पिरिकल मोलेकुलर फार्मूला, स्टीचियोमेट्री कैलकुलेशंस, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। इसके फर्दर जो टाइप्स होंगी वो परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। पहले वाले ये जो पोर्शन है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास से लेकर स्टीचियोमेट्री तक हम ये चैप्टर 1 बुक 1 में से डिस्कस करेंगे, जबकि कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये चैप्टर 9 बुक 1 से डिस्कस होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर देखें तो ये हमारे पास है जी इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास जो कि लिया जाएगा या उसे कंपेयर किया जाएगा मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के मास के साथ उसको कंपेयर करके लिया जाएगा। और कौन सा कार्बन? विच टेकन एज 12, जिसको हमने 12 के तौर पर लिया है। सबसे पहला ज़हन में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है जी आपने कार्बन को क्यों लिया है। कार्बन को लेने की वजह ये लिखी गई है, कार्बन 12 एक स्टेबल आइसोटोप है, इजीली हैंडलेबल है और इसका एग्जैक्ट होल मास नंबर है। अब स्टेबल आइसोटोप आपको कैसे पता चलता है कि आइसोटोप जो है वो स्टेबल है या नहीं है? तो उसके लिए यहाँ रेशो लिखी गई है जिसमें न्यूट्रॉन रेशो प्रोटॉन हमेशा अगर 1 के इक्वल आ जाए तो उसको आप स्टेबल आइसोटोप कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर लेस देन 84 होना चाहिए। फिर है जी रिलेटिव फार्मूला मास। रिलेटिव फार्मूला मास की अगर आप बात करें तो फार्मूला मास आपको याद होना चाहिए हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए लिया जाता है। आयंस की फॉर्म में जो एटम है जो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं उनके लिए लिया जाता है, जिसे यूनिट फार्मूला भी कहते हैं। सो रिलेटिव कब होगा? जब आप किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास लेंगे। एटम कौन सा? जो आयंस की फॉर्म में मौजूद है, उन सब का सम करेंगे एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसे आप कहेंगे रिलेटिव फार्मूला मास। यानी इट इज द सम ऑफ अ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम इन फॉर्म ऑफ अ आयन ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट का आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के अंदर पाए जाने वाले एटम्स जो कि आयंस की फॉर्म में होंगे, उनका जो एटॉमिक मास है अगर आप उसका सम कर लें तो उसे रिलेटिव फार्मूला मास कहें। इसी तरह सेम कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं उनका अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास का सम ले लें तो रिलेटिव मोलेकुलर मास बन जाएगा। यानी it is the sum of a relative atomic mass of an atom of one molecule of covalent compound। covalent compound के अंदर पाए जाने वाले molecule के atoms जो हैं उनके relative atomic mass का सम लिया गया है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले हाइड्रोजन 1 एलिमेंट है, इसका एक एटम लिया गया हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 है। NaCl आयोनिक कंपाउंड है, Na आयन की फॉर्म में, Cl आयन की फॉर्म में। इन दोनों का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको सम कर लें, रिलेटिव फार्मूला मास बन जाएगा। इसी तरह वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर के अंदर जो एटम पाए जाते हैं, वाटर का मोलेक्यूल है ना, इसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनका एटॉमिक मास और इसके अंदर जो एटम पाए जाते हैं और यहाँ पे भी जो एटम पाए जाते हैं, इन दोनों का जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है उन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा जी रिलेटिव मोलेकुलर मास। अब इस चीज़ों को डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास अक्सर एंट्री में एक क्वेश्चन है जो रिपीट होता रहता है, और क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनके सामने उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, आपने वो चेक करनी है कि क्या वो सही है या नहीं है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विच आर करेक्टली मैच विद देयर डेफिनेशंस एक्सेप्ट। ए में देखें रिलेटिव एटॉमिक मास, डेफिनेशन रीड करें तो एग्जैक्टली सेम वैसी है जैसी रिलेटिव एटॉमिक मास की हमने डिस्कस की। रिलेटिव फार्मूला मास बिल्कुल सेम वैसे है, रिलेटिव मोलेकुलर मास बिल्कुल सेम वैसे। मास नंबर ये डेफिनेशन मैच नहीं होती क्योंकि हमने मास नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि यहाँ पे अगर गौर करें तो 4th ऑप्शन में लिखा गया इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है। यहाँ तक हो गया जी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास
मैस नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मैस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। रिलेटिव एटॉमिक मैस आपने भी डेफिनेशन पढ़ी कि मैस ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। मैस नंबर की अगर बच्चे बात करें तो मैस नंबर याद रखने वाली पॉइंट है कि ये हमेशा आइसोटोप के लिए यूज होता है। मैस नंबर हमेशा किसके लिए यूज होता है? आइसोटोप के लिए, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैस हमेशा एलिमेंट के लिए यूज होगा। जैसे मैस नंबर ऑफ 13 इज 30, कार्बन 13 इज 13, मैस नंबर ऑफ क्लोरीन एलिमेंट इज द 35.5। ये 30.5 जो निकाला गया ये एवरेज मैस ऑफ आइसोटोप्स है, और हमें पता है एवरेज मैस ऑफ आइसोटोप कैसे निकलता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मैस एक्चुअल में क्या होता है? एवरेज मैस ऑफ आइसोटोप। इट इज द एवरेज मैस ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। और इसी तरह अगर हम देखें तो इसको डिनोट किया जा सकता है ए के साथ, जबकि मैस नंबर को भी ए के साथ ही डोनेट किया जा सकता है। एक चीज याद रखने वाली जो पॉइंट दोबारा मिल गया वो ये है कि मैस नंबर हमेशा क्या होगा? आइसोटोप के लिए, यानी कार्बन है आपके पास, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जो आइसोटोप आपके सामने मौजूद है उसका वो आइसोटोप, उसका वही मैस नंबर होगा। आइसोटोप 12 मौजूद है तो उसका मैस नंबर 12, 13 मौजूद है 13, 14 मौजूद है तो 14। जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैस की अगर आप बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मैस वो होता है जो कि आप आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और उनके एटॉमिक मैस के सम मल्टीप्लाई करके जो ओवरऑल है आपके पास उसके जो प्रोपोर्शंस हैं उनको निकालते हैं, तो उससे आपके पास निकलता है। जैसे आपने याद हो रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन एग्जांपल सॉल्व भी की थी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो 20.18 AMU आया था, जबकि आइसोटोप नियॉन का 20, 21 और 22 होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस इसका ये निकला था आपके पास। सो यहाँ मैं पॉइंट दे भी रहा हूँ कि आइसोटोप आपके पास ऐसी चीजें जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, और एलिमेंट ऐसी चीजें जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यानी अभी हमने कार्बन की एग्जांपल की, कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन के जो एटम है कार्बन 12, 13, 14, कार्बन 12, 13, 14 इन सब को अगर देखें तो इनका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप आपके पास ऐसे एटम्स हैं एक एलिमेंट के, ये याद रखना है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मैस नंबर। यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट एक ही है, उसके जो एटम, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके जो एटम है वो है जी कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मैस नंबर तीनों के डिफरेंट हो जाएंगे। आइसोटोपी फिनोमिना फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सोडे। सोडे वो शख्स था जिसने इसको डिस्कवर किया था। अब कुछ आइसोटोप्स के दरमियान डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटीज की बात करते हैं। सिमिलरिटी सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम पोजीशन होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डिसिमिलरिटीज की बात करें, सेम नंबर होगा, मैस नंबर, डिफरेंट हाफ लाइफ होगी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद अगर आप इसमें नोट करना चाहेंगे तो आपके पास सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज जो हैं ये आपने याद रखना है कि आप विद इन वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके दरमियान डिस्कस करें। जैसे आप कार्बन 12 की बात करें, कार्बन 13, कार्बन 14 की बात करें तो इनके दरमियान ही डिस्कस करेंगे, इनके अलावा कहीं और डिस्कस नहीं करेंगे। इस सारी डिस्कशन से जो एक की पॉइंट मिला है वो ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होते जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोपोर्शंस हैं उसमें हम देखें तो वो है जी आइसोटोप। उसमें हम अकरेंस और उसकी टाइप चेक करेंगे। आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप की दो टाइप हैं, एक स्टेबल आइसोटोप और एक है अनस्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी आपको कैसे पता चलती है। पहले भी डिस्कस हुआ है, दोबारा लिख रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप जब भी आपने फाइंड करनी हो तो याद रखें, आपको कोई भी आइसोटोप दिया गया है, आप उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लें और उसकी रेशो को निकालें। अगर उसकी रेशो का आंसर 1 आ गया है और उसका एटॉमिक नंबर 84 से कम है तो इसका मतलब है आपके पास जो आपको गिवन आइसोटोप है वो स्टेबल आइसोटोप। अनस्टेबल आइसोटोप अबाउट 300 आइसोटोप्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं और आर्टिफिशियली फॉर्म्ड है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास 280 आइसोटोप नेचर के अंदर मौजूद हैं
जिसमें से 40 आइसोटॉप रेडियो एक्टिव है और 240 आइसोटॉप नॉन रेडियो एक्टिव है। नॉन रेडियो एक्टिव को आगे डिस्कस करते हैं। 86 आइसोटॉप ऐसे हैं जिनके ओड एटॉमिक नंबर्स हैं, और अब 86 में ओड एटॉमिक नंबर्स हैं, इनके एटॉमिक मास इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। 154 आइसोटॉप्स आपके पास ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। ओड की अगर आप बात करें, जो ओड एटॉमिक नंबर रखते हैं वो ऐसे हैं जिनके पास ओनली 2 स्टेबल आइसोटॉप, उनके सिर्फ 2 ही आइसोटॉप स्टेबल होते हैं, जैसे क्लोरीन के 2 होते हैं, बोरॉन के 2 होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास की, तो उसके आइसोटॉप्स मोर देन 2 स्टेबल होंगे, यानी आइसोटॉप ज्यादा हो सकते हैं लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ ओड में 2 की होगी और यहाँ 2 से ज्यादा की स्टेबिलिटी होगी। की पॉइंट याद रखने वाला है, 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन। आप इनके एटॉमिक मासेस की बात करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, याद रखिएगा, यानी 4 के टेबल में आते होंगे, 4 से डिवाइड होते होंगे, 4 से मल्टीपल करके निकलते होंगे। और ये आपके पास क्या होंगे, ये 50% अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं, यानी 50% इन 5 एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कुछ एलिमेंट्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनका एक ही आइसोटोप होता है, उन्हें मोनो आइसोटॉपिक कहा जाता है। ये 4 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 आइसोटोप डाई आइसोटॉपिक, 3 वाले को ट्राई। इसी तरह जैसे आइसोटॉप की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उसके साथ टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वर्ड अटैच करते जाएंगे। अब कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइसोटोप डिफरेंट इन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन मैसेज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, केमिकल प्रॉपर्टीज, और डी ऑप्शन है द एक्सटेंट विच दे मे बी अफेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नोट करें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों वो ऑप्शन हैं जो कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। वो ऑप्शंस जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हो वो डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। सो इसका मतलब प्रॉपर्टीज वो डिफर होंगी जो कि एटॉमिक मास पे यानी मास नंबर पे डिपेंड करती होंगी। एटॉमिक में सॉरी एटॉमिक मास पे या मास नंबर पे डिपेंड करती होगी। वो आपके पास जो होंगे वो आपके आइसोटोप में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इट्स मीन इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ए होगा, जो कि मैंने यहाँ राइट में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें से फाइंड करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इवन एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ऐसे आइसोटोप जिनके इवन एटॉमिक मैसेज है उनकी अबंडेंस ज्यादा है, अभी हमने पढ़ा बिल्कुल ज्यादा है। सी ऑप्शन को अगर देखें, आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर्स, ये भी हमने पढ़ा ज्यादा है। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड ओड एटॉमिक, ये भी ज्यादा है। लेकिन ये जो हमारे पास ये जो बी वाला ऑप्शन है, इसको अगर नोट करें तो विद आइसोटोप विद एटॉमिक ओड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बात गलत है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपको याद पड़ता तो आपने पीछे अभी पढ़ा है कि ये देखें कि ऐसे आइसोटॉप्स जिनकी ओवरऑल आपके पास ओड नंबर हैं उनके आइसोटॉप्स की तादाद, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके ओड नंबर है उनकी तादाद मैक्सिमम 2 होती है स्टेबल आइसोटॉप के लिहाज से। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाला जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। ऑप्शन बी, आइसोटोप विद ओड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। अब इसके बाद तीसरा है मैनी एलिमेंट्स हैव द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। अब इसको जस्टिफाई करना है कि ये फ्रैक्शनल कैसे होते हैं। मैस, द मैस ऑफ एटम इटसेल्फ फ्रैक्शनल नहीं, भी इटसेल्फ फ्रैक्शनल मैस, एटम का खुद मैस तो फ्रैक्शनल नहीं होता। इसके बाद बी ऑप्शन, एटॉमिक मैस आर एवरेज एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैस आर एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप। सी ऑप्शन, एटॉमिक मैसेज आर एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप, और एटॉमिक मैसेज आर एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप ऑफ देयर प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये वाला आंसर ठीक है, प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था अभी कि रिलेटिव अबंडेंस के थ्रू हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है कि नेचुरल उनके आइसोटोप जो होते हैं उनके प्रोपोर्शनल्स के होते हैं। डन हो गया जी।
एक इसमें स्ट्राइक पॉइंट है वो याद रखने वाला है, वो ये है कि सम टाइम पे मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स जो हैं वो भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास शो कर देते हैं, यानी उनका आइसोटोप भी एक होगा, उनका भी, क्योंकि उनकी जो कुछ मास एनर्जी होती है यानी सम मास इज चेंज्ड, उसका जो मास होता है किसी हद तक वो चेंज हो रहा होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। उसकी रीजन यहाँ लिखी हुई है कि उसका जो मास है वो किसी हद तक आपके पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में चेंज हो रहा होता है, इस वजह से हम उसे कहते हैं कि मोनो आइसोटोप का पॉइंट भी फ्रैक्शनल हो सकता है। ले जी, लास्ट वन हमारे पास है नेक्स्ट, बोरॉन एटम है। बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज 2 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ अ बोरॉन 10 फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। जबकि 2 हैं, कौन कौन से हैं, एक है बोरॉन 10 और एक है बोरॉन 11। एटॉमिक एवरेज मास जो है इसका वो है 10.81। आंसर है ए, बी, सी और डी। अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस दोनों की नहीं पता, हमें पता है रिलेटिव अबंडेंस के प्रोपोर्शन हम निकालते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस एक सपोज करते हैं 10 हमने फाइंड करना है, उसकी x है। टोटल अबंडेंस हमारे पास टोटल परसेंटेज 100 होता है, 11 के लिए हम क्या करेंगे 100 माइनस x कर देंगे। और एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय देयर रिलेटिव अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, सम हमारे पास 10। इस पूरे फिनोमेना को, इस इक्वेशन को मैं अगर सोल्यूशन में लेके आता हूँ, पहले इसको हल करता हूँ, फिर इसके मैं रीअरेंज करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू आती है 20%। x क्या था, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10, यानी हमने लास्ट टाइम पे फाइंड भी यही करना था कि हमने फाइंड करना था परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10। तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज अबंडेंस बोरॉन 10, जो कि हमने x प्रेजेंट की थी, x की वैल्यू आ गई 20। इट्स मीन इसका ए आंसर जो है वो ठीक होगा।